Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अभय चौटाला ने चुनाव लड़ा इस्तीफा देके। अगर किसान जत्थेबंदी उस वक्त मदद ना करती तो अभय चौटाला ना जीते। अगर चौटाला खोप है तो अब किनके साथ खड़े हैं? और मेरे साथ अभय चौटाला ने जुल्म किया, मेरे पे केस बनाए, मेरी जमीन को हथियाने का। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि लोक दल के लोग जमीनों पे कब्जा करते हैं, और यहाँ तक भी कहा ये नशे। चुनावी सफर में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केवी सिंह। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसा अमित का चुनाव चल रहा है? बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस है और ऐसा लगता है लोगों ने मन बना लिया बदलाव का। और भारतीय जनता पार्टी और ये जो जजपा का 10-5 साल का जो कुशासन से उनसे, और खासतौर पे जो यहाँ पे लोकदल का जो भय और भ्रष्टाचार की राजनीति, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए जो मैंने 2009 के अंदर जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से एक अभियान, एक प्रयास शुरू किया था कि शराफत और विकास की राजनीति को इस हल्के में लेके आऊंगा। और 2009 में मैंने वो बीज बोया था और जनता ने मुझे लगातार आशीर्वाद देते रहे, सहयोग देते रहे, मेरा हौसला बढ़ाते गए। जो मुझे 20,000 वाली कांग्रेस की पार्टी जो विरासत में मिली थी, और शराफत और विकास की राजनीति के मार्फत शैलजा जी के चुनाव के अंदर हम 74,000 तक पहुंच गए। और मुझे पूरा भरोसा और यकीन है जिस तरीके से जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, ये शराफत और विकास की राजनीति का जो बीज है, जो पेड़ बन गया, इस बार फल देने का काम करेगा। डॉक्टर साहब, अमित ने विपक्ष में रहते हुए भी डबवाली को पुलिस जिला बनवाने का काम किया, तो अब सत्ता आती है तो क्या पूरा पूरन जिले का वो दिलवाएंगे? देखिए, हमारा प्रयास रहेगा। हमने हमेशा हर मुद्दे को ईमानदारी के साथ, तर्क के साथ, आंकड़ों के साथ, दलील के साथ, जिस तरीके से एक वकील अपने मुवक्किल के लिए लड़ाई लड़ता है जी, तो अमित एक विधायक है, बनेगा अगर जनता ने चाहा। तो जिस तरीके से पुलिस जिला मुख्यालय के लिए उसने संघर्ष किया, हम पूर्ण जिले के लिए भी हम पूरा संघर्ष करेंगे। डॉक्टर साहब, हम इस टाइम किसानों के बीच में बैठे हैं। जिस तरह से बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने जो बयान दिया कृषि कानूनों को लेकर, उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, इसमें उनके कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मोदी जी की खुद की मंशा यही है कि उन्होंने सिर्फ उनको ठंडे बस्ते में डाल रखा है जी। और इस बार जो 400 पार का जो नारा दिया था, उसके पीछे भी मंशा यही थी। सरकार तो 273 से भी बन रही है, 300 से भी बन रही थी, 350 में बहुत बहुमत हो, 400 का नारा क्यों? वो ये चाहते थे कि इतना 2/3 बहुमत आए, मैं लोकसभा और विधानसभा में फिर इसको 2/3 बहुमत के साथ और इस 3 कानून को पढ़। तो कहीं ना कहीं वही मंशा उन सारे बीजेपी के आज छिपे बैठे हैं, दबाए हुए हैं, पर अब मौका नहीं मिल पाएगा कभी। तो इसलिए हम निंदा भी करते हैं, और सरकार की इनकी मंशा है। और हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र है, उसमें हमने लिखित में, ये पहली बार है कि गारंटी पत्र है, उसके नीचे दस्तखत आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, पार्टी प्रधान का उदय भान जी का, कि हम एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे। पूरे प्रदेश की अगर बात करें, पूरे प्रदेश में क्या माहौल देखते हैं? देखिए जी, मैं पूरे प्रदेश में तो मैं नहीं घूमा। जिस तरह की जन भावनाएं लोगों के, काफी कुछ आवाज आ रही है लोगों की। मुझे लगता है कि एक दौर था, मैंने 1980 से राजनीति शुरू की है, और 1980 से लेके 1996 तक मैं एक पर्दे के पीछे कह सकते हो, क्योंकि सरकारी मुलाजिम था। मैं चौधरी देवीलाल जी का ओएसडी भी रहा। पर 1987 का चुनाव जो है उसमें मैं चौधरी देवीलाल जी के साथ था, और उस वक्त एक लहर थी, और चौधरी देवीलाल जी 90 में से 85 सीट जीत के गए। मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है, जनता का मूड देख के, जनता के हाव भाव देख के, और मैं एक मेरा अपना आंकलन भी और एक इंट्यूशन, मेरे को ऐसा लगता है शायद वो इतिहास दोहराया जाएगा। अमित का मुकाबला किससे मानते हैं? मुझे नहीं लगता कोई बहुत नजदीकी मुकाबले में कोई है। जो शैलजा जी की लीड थी 34,500 की,
मेरी सोच है उससे कम से कम 7 या 8 हजार लीड बढ़ेगी। आपके भाई चोई रंजीत सिंह भी जेजेपी के साथ आ गए हैं यहाँ। देखिए, वो उनका राजनीतिक फैसला है, पर मुझे नहीं कोई 0 + 0 = 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आदित्य, जिन हालातों में बीजेपी छोड़ के इनेलो की टिकट ली, कल तक उनके बयान क्या थे, आज क्या है? अभी मैं आपके आने से पहले ही मैं साथियों के सामने यही बात रख रहा था कि कम से कम आप एक सवाल तो उससे पूछें कि जब आप जिला परिषद के जोन में चुनाव लड़ रहे थे और तब आपका निशान मटका था, मटका लेके आए थे, लोगों से कहा इस मेरे मटके को भरो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मेरे साथ अभय चौटाला ने जुल्म किया है, मेरे पे केस बनाए, मेरी जमीन को हथियाने का काम किया। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि लोक दल के लोग जमीनों पे कब्जा करते हैं और यहाँ तक भी कहा ये नशे के सौदागर हैं। और आज से 1 महीना पहले वो कहा करते थे कि मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं, और यहाँ तक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि आज तक हरियाणा में खट्टर साहब से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो मुझे ये बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मेरे आदरणीय ताऊ से मैंने भी राजनीति सीखी। इसका मतलब उन्होंने अपने दादा जिसके नाम से वो वोट मांगने की कोशिश कर रहे, उनसे उनका भी कद छोटा करने का काम किया है। तो इसके लिए बहुत अफसोस है और मुझे इस बात का भी है कि कम से कम जनता के सामने ये जवाब तो दे कि ये दल बदल क्यों किया। बीजेपी में रहते हुए भेड़ बकरियां लेके नगर परिषद जाना, उसके बाद मार्केटिंग बोर्ड से बार बार इस्तीफा देना। मार्केटिंग बोर्ड से तो बार बार इस्तीफा नहीं दिया, मार्केटिंग बोर्ड से तो इस्तीफा इसलिए लिया गया था कि लोकसभा चुनाव में पोस्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पोस्ट पे होता है, उस पर नहीं रह सकते। और बाकी ये जो इस तरह का जो भेड़ बकरियां करना, ये तो उनकी आदत रही है हमेशा ड्रामा करने की। पहले भी यहाँ एक बार खट्टर साहब आए थे, सारे हल्के को इकट्ठा करके ले गए कि एक सीधी नहर बनाऊंगा, हजारों की तादाद में, और वहां जब खट्टर साहब ने मना कर दिया, फिर वो राजनीतिक ड्रामा करने उनकी आदत है। बीच में एक बार जब कुछ मुआवजे की बात आई थी, तब वो उंगली कटा के शहीद होने की कोशिश की, उन्होंने जिला परिषद से भी इस्तीफा दिया और उसका किसान हितैषी होने का असली चेहरा उसके सामने आ गया जब उस टाइम ये कहा था कि किसानों के राबड़ी पी के सो जाओ, ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो सकते। तो ये एक राजनीतिक ड्रामा करने की उसका शौक है, आदत है, झूठ की चलती फिरती दुकान है। डॉक्टर साहब, मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो वो कहते थे मैं अपने नाम के साथ देवीलाल इसलिए लगाता हूँ कि मैं देवीलाल के नाम से जीता हूँ। चौटाला नाम एक खौफ का नाम है। चौधरी देवीलाल जी कहाँ से थे? चौटाला गांव से ही थे। हम सभी चौटाला गांव से, अगर अपने पैतृक गांव को भी तो अगर वो खौफ कहते हैं तो उससे ज्यादा अफसोस शर्म की बात नहीं होती। अगर चौटाला खौफ है तो अब किनके साथ खड़े हैं? अब वो जो भाषण में क्या बोलते हैं, अब अभय चौटाला भी बोलते होंगे, या तो ये नहीं कहे उस अभय चौटाला शब्द ना इस्तेमाल करें। और मैं ऐसे कागज भी दिखाऊंगा जहां उस पर लिखा हुआ है आदित्य देवीलाल चौटाला, तीनों चीज लिखी हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, उनकी आदत है राजनीतिक ड्रामा करना, काम किया नहीं उन्होंने कभी, और सिर्फ इसी तरीके से राजनीतिक ड्रामा करते हैं। अब लोग उनको जान चुके, असली चेहरा उनके सामने आ चुका है। और ये पार्टी जो है ना, लोकदल, इसका भी असली चेहरा सामने आ गया। एक वक्त था जब उपचुनाव था, अभय चौटाला ने चुनाव लड़ा इस्तीफा देके। अगर किसान जत्थेबंदी उस वक्त मदद ना करती तो अभय चौटाला ना जीतते। और आज उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के अंदर खाने मिलके, पहले तो बी टीम थी, पर्दे के पीछे थे, अब पर्दे के बाहर आ चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं। और बेनकाब किसने किया? उनके पार्टनर ने। उस पर शख्स का नाम है गोपाल कांडा। उन्होंने बयान दिया है कि हमारा गठबंधन है 3 पार्टियों का, INLD, BSP और हलोका, और अगर हमारा विधायक जीता तो हम भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। तो इसलिए असली चेहरा आ गया। ये लोग
सिर्फ एमएलए बनने का इनकी ख्वाहिश है, कोई ना नीति है ना नीयत। आप 1980 से राजनीति में हैं, ये पहली दफा देखा गया कि राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले ले। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा मिली भगत है ये। आज ये बी टीम, ये मान के चलो सरसा में तो खास तौर पे जी। भारतीय जनता पार्टी बी टीम होगी लोकदल की, मेन टीम लोकदल, क्योंकि तीनों टिकट का वितरण आपके सामने है। डवाड़ी, रानिया और एलनाबाद, जो बहुत अच्छे दावेदार थे, उनको दरकिनार करा के कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिलाई। किसने दिलाई? ये जनता सारी जानती है। तो असल में मैं तो इसका जो अपने आप को राष्ट्रीय नहीं, ये नारा दिया करते, संसार में सबसे बड़ी पार्टी है, संसार में चाहे सबसे बड़ी पार्टी हो, पर कम से कम सरसा जिले में उन्होंने अभय चौटाला के सामने घुटने टेक दिए। अभय चौटाला के सामने भी नहीं, धन के आगे, गोपाल कांडा के आगे भी घुटने टेक दिए। और उन्होंने खास तौर पर पिछड़ी जाति के एक साधारण कार्यकर्ता का भी बर्ताव सही नहीं किया, उसके साथ भी उनकी बेइंसाफी की है। पहले आप उसको टिकट देते हो, फिर राजनीतिक दबाव डालकर उसका नामांकन वापस लेते हैं। डॉक्टर साहब, अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों डबल आए, रोड शो किया, उन्होंने परिवारवाद की बात कही भी, एक ही परिवार है जो सिरसा जिला पे हावी है। उस परिवारवाद के खिलाफ तो मैं भी हूँ, मैं भी कहता हूँ परिवारवाद है। परिवारवाद के मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ। मैंने फैसला किया हुआ है कि मेरे परिवार में सिर्फ एक आदमी चुनाव लड़ेगा। अब आपके सामने ये परिवारवाद और क्या है? INLD, परिवार से शुरू, परिवार से खत्म। 4 आदमी खड़े हैं, चारों परिवार के हैं। अभय, आदित्य, अर्जुन, सुनैना। जजपा 2 खड़े हैं, 2 भाई खड़े हैं। तो परिवारवाद के खिलाफ तो मैं भी हूँ। मैं तो नारा देता हूँ इस बात का। डॉक्टर साहब, आप मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर भी है, आपने 2005 में नारा दिया था अपराध मुक्त हरियाणा। इस बार नशाखोरी की समस्या पूरे हरियाणा में है, खास करके हमारे जिले में, तो इस बार जो आपने नारा दिया है नशा मुक्त हरियाणा, उस पर खरे उतरेंगे? देखिए, जहां तक हमारी पार्टी के मुखिया हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयमान, और उन्होंने बाकायदा एक गारंटी दी है। आपको थोड़ा सा 10 साल पीछे चलना पड़ेगा, और उस वक्त भी हुड्डा साहब ने 2005 में जब शपथ ली थी, उस टाइम एक बात कही थी कि जो अपराध करने वाले हैं, बदमाश हैं, या तो हरियाणा छोड़ दो और नहीं तो जेल के सिंचों के पीछे जाओगे। और उस टाइम हालात बदल गए थे। जो गुंडागर्दी करने वाले थे सारा हरियाणा छोड़ के चले गए, तो चंद लोग यही थे, तो वो जेल के संकट चले। हमने यहाँ तक 2019 का चुनाव हमने इसी मुद्दे पे लड़ा है, जवानी बचाओ किसानी बचाओ। और जवानी बचाने के लिए हम इतने प्रयास किया, जिला पुलिस मुख्यालय, ताकि नफरी बढ़े, SP वहां बैठे तो कुछ डर हो, अंकुश हो थाने के अंदर। उसके बाद हमने कोशिश की डी एडिक्शन सेंटर का, रिहेबिलिटेशन सेंटर का, पर ये सरकार ने जब भी विधानसभा आती थी, एक डॉक्टर की 15 दिन के लिए नियुक्ति कर देती थी, और फिर जो ही सेशन खत्म वो वापस चला गया। हमारा बिल्कुल ईमानदारी के साथ प्रयास रहेगा कि हम इस हरियाणा, खासतौर पे सरसा जिला और डवाड़ी हल्के को नशा मुक्त करेंगे। और उस नशा मुक्त के लिए 2 चीज का बढ़ावा देंगे। खासतौर पे हर गांव में एक वेल इस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी हो, और कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह सकता कि हर गांव में स्टेडियम हो सकता है, कहीं 5, 7, 10 गांव का एक समूह के अंदर एक अच्छा स्टेडियम हो जिसमें सारी सुविधा हो, ताकि बच्चे खेलकूद की। और दूसरा है बेरोजगारी। जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तब तक नशा खत्म नहीं होता। एक विशेष सर्कल है, और उसके लिए हमने गारंटी दी है कि 2 लाख पक्की नौकरी हम देने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे उद्योग भी आए, क्योंकि अकेली सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकता। और इसीलिए हर स्टेट चाहती है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, FDI आए, अच्छी फैक्ट्रियां लगे, क्योंकि उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह के रोजगार है। हमारा प्रयास रहेगा और उम्मीद करेंगे उसमें सफल भी हो। डॉक्टर साहब, आपने डिजिटल लाइब्रेरी की बात की, दिग्विजय दावा कर रहे हैं कि मैंने 39 गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित भी कर दी है। बिल्कुल किए, दिखावे के लिए। कमरे हैं, कमरों में कहीं से इधर उधर से मैनेज करके पुराने कंप्यूटर, 2 कुर्सियां, 1 AC रख दिए। अब मैं एक आपसे ही सवाल, आपने आज तो रख दिए,
चुनाव के बाद इनको चलाएंगे कैसे? कौन बिजली का बिल देगा? कौन वाईफाई का बिल देगा? कौन कंप्यूटर ऑपरेटर का पैसा देगा? कौन फर्नीचर का देगा? कोई क्लर्क है, चपरासी है, चौकीदार है, ये कहाँ इस पे कहीं सामने रखे? और 39 नहीं, सिर्फ 2 या 4 जगह ड्रामा किया। अच्छा है, स्वागत करता हूँ, आए चुनाव के बाद आए ना, मैं भी साथ दूंगा, बढ़ाए। ये आज सिर्फ चुनावी ड्रामा है। अगर नियत होती तो 5 साल 11 महकमे थे और पंचायत का महकमा इनके पास था और ये पंचायत ही बनाती है, तब उस 5 साल में अगर उनकी नीयत ठीक थी तो फिर क्यों नहीं बनाया? आज 1.5 महीने पहले, चुनाव से 1.5 महीने पहले ई लाइब्रेरी कैसे याद आ गई? आज इनको मूसेवाला भी याद आ गया। आज मूसेवाला भी याद आ गया। जब मूसेवाला जी के कत्ल हुआ तो उनका शोक व्यक्त करने क्यों नहीं गए? बताएं, उनके शोक व्यक्त करने आज मूसेवाला जी आ गए। प्रयास किया गया, नीचे लिख के सिद्धूवाड़ा का सारा परिवार का सदस्य क्यों नहीं आया? कोई जवाब दे जनता को। ये तो सिर्फ गुमराह करने आज मैराथन कर रहे हैं। 5 साल के बाद सारा कुछ था ना इनके पास, किसने रोका था मैराथन करने का? ये चुनावी हथकंडे, ये जनता सारी जान चुकी, इनके लोगों का असली चेहरा पता लग गया इनको। मूसेवाला के लिए तो उन्होंने कहा वो यूथ आइकॉन है इसलिए हमने वोट लगाया, अब पूरे देश में लगेंगे। मैं कह रहा हूँ स्वागत करेंगे तो करे तो सही, सिर्फ चुनाव के बाद करना ना। अब तो चुनाव तक तो आप कुछ भी कर सकते हो, चुनाव के बाद तो मेरा लास्ट सवाल है, नशे का नेक्सस बहुत बड़ा है, तोड़ पाएंगे? बिल्कुल तोड़ पाएंगे। हुड्डा साहब के राज में आपको याद होगा, हमारे से पहले नशा किसका राज था? किन लोगों ने इस नशे का यहाँ पे शुरू किया? और जो सत्ता में थे, जब ये लोग बच्चे लोग नौकरी मांगने जाया करते था, तब कहा करते थे जो छोड़ो नौकरी को, अफीम बुर्की बेचो, आधा आप रखो आधे हमें दो। उन लोगों ने ये काम किया यहाँ। और जब हुड्डा साहब का राज आया, तब उस टाइम जो बुर्की जो 100 रुपए किलो बिका करती थी, हमने अंकुश लगाया, 2-2.5 हजार रुपए तक रेट पहुंच गया था। वो क्यों पहुंचा? कि मिलती नहीं थी और अंकुश लगा था। पर उसके बाद में हमारी सरकार चली गई, ये एक और बिल्कुल निकम्मी सरकार आई, अफीम बुर्की को छोड़ के एक उससे भी गंदा नशा जो चिट्टा और सिंथेटिक ड्रग आ गई, वो उससे भी खतरनाक है। ये और आपको विश्वास दिलाऊंगा आपके चैनल के मार्फत, हम नशे पे अंकुश लगाएंगे।